आज हम देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग अर्थात सामूहिक सौदेबाजी क्या होता है। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ जब श्रमिक अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से नियोक्ता से वेतन भत्ते, कार्य की शर्तें व काम के घंटे, प्रमोशन, सुरक्षा आदि के मुद्दों पर बातचीत करते हैं और समझौता तक पहुंचते हैं, उसी को सामूहिक समझौते या फिर सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य श्रमिक संबंधों को बनाने और श्रमिक और पूंजीपति के बीच सौदेबाजी की शक्ति का समतुल्य सृजित करने के लिए होता है, जिससे शांति की उत्पत्ति होती है। अतः इससे मतभेदों को दूर भी किया जा सकता है। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत डेफिनेशन देखते हैं। डेल योडर के अनुसार कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और श्रमिक संगठित होकर परस्पर बातचीत के माध्यम से औद्योगिक विवाद को समाधान करते हैं। सामान्यतः जैसे कि विवाद होते हैं तो उसमें सभी आपस में परस्पर बातचीत से विवादों का निपटारा करते हैं, उसी पर यह डिपेंड है। सामूहिक सौदेबाजी की उद्देश्य श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच औद्योगिक शांति स्थापित करना यह उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और कार्य की उचित शर्तें तय करना। जैसे कि प्रत्येक कंपनी में कार्य की शर्तों को उचित करने से यह होता है कि हाँ, कौन सा कार्य किस समय किया जाएगा या फिर कितने समय में किया जाएगा, वह सब तय किया जाता है। विवादों को बातचीत से सुलझाना। यदि कंपनी में या फर्म में कोई विवाद होता है तो उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उत्पादन और दक्षता बढ़ाने से तात्पर्य है कि फर्म में लाभ कमाने के लिए उत्पादन को अधिक बढ़ाना पड़ता है, जिससे जब विवादों का समझौता हो जाता है तो उत्पादन अधिकतर बढ़ता है। श्रमिकों के हित और अधिकारों की रक्षा। इससे श्रमिकों के हित और अधिकारों की रक्षा होती है। इसमें एक केस है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस DJ बहादुर, 1981 का केस है। सामूहिक समझौता तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि नया समझौता ना हो जाए। इससे तात्पर्य इसमें बताया गया था कि जब तक कोई समझौता प्रभावी तब तक रहेगा जब तक पुराना वाला समझौता पोस्टपोन नहीं हो जाता, तब तक नया वाला समझौता प्रभावी नहीं होगा। एक दूसरा केस था जय भारत टाइल वर्कर्स मद्रास राज्य, इसके अंतर्गत भी यही बताया गया था। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया। अब देखते हैं सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में क्या होता है। सामूहिक सौदेबाजी के दो पक्षकारों के बीच की विचार विमर्श होती है और मध्यस्थता वार्ता उसी को कहते हैं। इसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, और विशिष्ट रूप से कहा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम या जिसके द्वारा नियोजक और नियोजकगण और कर्मकारों का समुदाय काम करने की शर्तों पर राजी होते हैं। उसके बाद इसमें एक डेफिनेशन है टेलर के अनुसार। टेलर ने सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा किसी अकेले नियोजक या नियोजकों के संगठन और दूसरे और एक व्यवसाय संघ के बीच एक करार जो नियोजक को नियंत्रित करता है उसके रूप में दी। अब देखते हैं सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में निम्न पॉइंट हैं। A अर्थात का तैयारी, जिसे प्रिपरेशन कहते हैं। यूनियन श्रमिकों की समस्याओं, मांगों और अपेक्षाओं की सूची तैयार करती है। नियोक्ता भी अपनी स्थित क्षमता और नीति निर्धारित करती हैं। इससे तात्पर्य है कि यहाँ जब फर्म में यूनियन श्रमिकों की समस्याओं के मांगों के लिए तैयारी पहले से ही होती है तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होते हैं। B चर्चा, डिस्कशन। यूनियन और नियोक्ता के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग होती है। इसका तात्पर्य इसमें कि जो संगठन होता है, संघ और नियोक्ता दोनों के बीच में एक समझौते के लिए मीटिंग होती है, जिससे पक्ष अपनी अपनी मांगे व तर्कों को प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो हमारी कंपनी में अधिकतर बढ़ोतरी होगी और लाभ अधिक बढ़ेगा। वार्ता अर्थात
निगोशिएशंस। वार्ता के अंतर्गत बताया जाता है दोनों पक्ष अपने मुद्दों पर बहस करते हैं और समाधान के लिए समझौता खोजते हैं। इस दौरान गिव एंड टेक पॉलिसी अपनाई जाती है। अर्थात वार्ता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नियोजकों द्वारा अपने मतभेदों को आमने सामने बैठकर पारस्परिक बातचीत के द्वारा दूर किया जाता है। समझौता स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट या एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जब दोनों पक्षकार किसी बिंदु पर सहमत हो जाते हैं तो कलेक्टिव एग्रीमेंट या कलेक्टिव सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। यह समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। और देखते हैं क्रियान्वयन। क्रियान्वयन समझौते को व्यवहार में लाना और लागू करना। यदि कोई पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कार्यवाही हो सकती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ यदि कोई कर्मचारी या नियोक्ता इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो उसमें नियम बताए गए हैं उसका उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। और इसमें एक केस है बंगलौर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा के केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडस्ट्री की व्यापक परिभाषा दी जिससे सामूहिक सौदेबाजी का दायरा बढ़ा। इसमें बताया गया था कि ये जो सौदेबाजी होती है इसको कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसमें छूट प्रदान गई थी। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, अर्थात सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी के प्रकार। सामूहिक सौदेबाजी के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। एक पहला है कंजक्टिव बार्गेनिंग। इसके अंतर्गत केवल श्रमिक और नियोक्ता के हित का संघर्ष होता है, संघर्ष के बारे में बताया गया है इसमें। और दूसरा है कॉरपोरेटिव बार्गेनिंग। इसके अंतर्गत आपसी सहयोग के समझौतों के बारे में बताया गया है। तीसरा है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इसके अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कंपोजिट बार्गेनिंग, विभिन्न सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर समझौता व बातचीत इसके अंतर्गत होती है। उसके तत्पर हम देखते हैं इसकी भारत में क्या स्थिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता प्राप्त है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ने यूनियनों को कानूनी दर्जा देकर सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को सशक्त किया है। और इसके अंतर्गत एक केस है वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी स्टेट 1958। इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सामूहिक सौदेबाजी केवल उन्हीं पर लागू होती है जिनके अधिकार और हित सीधे प्रभावित होते हैं। और अब देखते हैं सामूहिक सौदेबाजी के लाभ और हानि। सामूहिक सौदेबाजी के लाभ, जिसे इसमें मेरिट या फिर एडवांटेज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट, औद्योगिक शांति। बातचीत से विवाद सुलझते हैं जिससे तालाबंदी या हड़ताल की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा है समानता की भावना। श्रमिक संगठित होकर नियोक्ता से बात करते हैं जिससे शक्ति संतुलन बना रहता है। और क्या कहते हैं, नियोक्ता और जो श्रमिक होते हैं सभी में तालमेल बना रहता है जिससे समानता रहती है। और उचित वेतन और शर्तें देखते हैं। उचित वेतन और शर्तों में क्या बताते हैं। श्रमिकों को बेहतर वेतन, सुविधाएं और सुरक्षित कार्यस्थल मिलता है। इसके अंतर्गत बताता है कि हाँ, जो श्रमिक होते हैं उनको कार्य करने के लिए और कार्य करने का एक निश्चित वेतन मिलता है जो कि बेहतर हो। और उसमें निम्नलिखित शर्तें होती हैं जो श्रमिकों के लिए लाभ के हित में होती हैं। लोकतांत्रिक तरीका, यह बातचीत और समझौते पर आधारित होता है, ना कि संघर्ष पर। और उत्पादकता में वृद्धि, जब श्रमिक संतुष्ट होते हैं तो उनका काम बेहतर होता है। इससे तात्पर्य यह है कि जब व्यक्तियों के मन में संतुष्टि होती है तो वह अधिकतर काम अच्छा करते हैं। दीर्घकालिक संबंध, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सहयोग और विश्वास। इससे संबंधित है यह कि नियोक्ता और श्रमिक जो होते हैं उनके
बीच यदि सहयोग बना रहता है तो उनका व्यवसाय अधिक समय तक टिकाऊ रहता है। और इसके उपरांत हम देखते हैं कि इसकी हानियाँ क्या हैं, डिमेरिट या डिसएडवांटेज। यूनियन की राजनीति। कई बार यूनियनें राजनीतिक दलों के प्रभाव में आ जाती हैं, जिससे उनका उद्देश्य भटक जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। यह केस था एक, उसमें कहा गया था आगे देखते हैं। समय की खपत। बातचीत, मीटिंग और समझौते की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। तीसरा है समान प्रतिनिधित्व की समस्या। इसमें बताया गया सभी यूनियनों को मान्यता नहीं मिलती है, जिससे श्रमिकों की एकता टूट सकती है। चौथे में बताया गया है अनुमति, अनुचित जांच मांगे। अनुचित मांगे या फिर अनुचित कार्य भी आते हैं इसमें के अंतर्गत। कभी कभी यूनियन अव्यवहारिक मांगे रखती हैं, जिससे उद्योग पर बोझ पड़ता है। जैसे कि कभी कभी कंपनियों और फर्मों में जो श्रमिक होते हैं वह अनुचित कार्य के लिए यूनियनों कंपनी के या फर्म के मालिकों से मांगे करते हैं जो अनुचित होती हैं, जिससे फर्म को नुकसान होता है। छोटे उद्योगों के लिए कठिनाई। छोटे उद्योग सभी मांगे पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अर्थात इसमें जो ऊपर है उसी के तत्पात में बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि सभी जितने यूनियन हैं सभी का समान वातावरण या समान आवरण नहीं होता है, जिससे कभी कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े उद्योग होते हैं। छोटे उद्योग सभी मांगे पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। लागू करने में कठिनाई। समझौते के बावजूद भी कभी कभी नियोक्ता या श्रमिक पालन नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ जब समझौता हो जाता है उसके बाद भी कभी कभी कंपनियां या फिर श्रमिक या नियोक्ता